डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिंथेसिस। इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो कक्षा 11 और 12 में यूपी बोर्ड की के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस में, ठीक है। जो आपकी ग्रामर है, क्या है ना, ग्रामर है, उसमें मेन 4 टॉपिक्स हैं। नरेशन है, दूसरे नंबर पर सिंथेसिस है, और आपका तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथा आपका है सिंटैक्स। वैसे तो इसमें 2 नंबर की ये पूछी जाती है ग्रामर में, 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आता है, 2 नंबर का इसमें से आता है, 2 से 2 का बस 8 ही नंबर की ग्रामर मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ग्रामर के लिहाज से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये 8 नंबर के लिए ही इन चैप्टर्स को पढ़ना आवश्यक नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये 8 नंबर की जो पढ़ाई है ना, या यूँ कहें ये जो 4 टॉपिक्स हैं, यदि हमारे मजबूत हों अच्छी तरह से, तो विषय पर हमारा बहुत ही अच्छा कमांड हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 2-2 नंबर के ही जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करने से हमारा सोल्यूशन सब पूरा नहीं होने जाने वाला है। हमको आवश्यकता है कि हम हमारा जो कंप्रहेंशन सेक्शन है, जो कि 15 नंबर का आपका आता है, 15 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 15 नंबर के अनसीन पैसेज का जो पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, वो 12 नंबर के शॉर्ट आंसर्स होते हैं। और उन शॉर्ट आंसर्स को हम अच्छी तरह से तभी लिख पाएंगे जब हमें छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना आता होगा। क्लियर? तभी हम उनको एक सिंपल सेंटेंस में फ्रेम कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फ्रेम कर पाएंगे, या कंपाउंड सेंटेंस में फ्रेम कर सकेंगे। उसमें कोई गलती ना हो, कहाँ पे हमको आर्टिकल का यूज़ करना है, कहाँ पर हमको एडजेक्टिव का यूज़ करना है ना। क्योंकि अनसीन पैसेज में कभी कभी कुछ सेंटेंसेस तो मिल जाते हैं जिनको हम हूबहू उतार देते हैं और हमको अच्छे नंबर मिल जाते हैं पूरे के पूरे। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन क्वेश्चंस को हमको अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें हम गलती अक्सर करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें सेंटेंस, या फिर है ना सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो उसको कैसे जोड़ें कैसे ना जोड़ें, ये समस्या आती है। तो ये 12 नंबर या अनसीन पैसेज जो आपका आता है 15 नंबर का, उसमें से जो 12 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो तो वकैब पर आधारित होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोनिम सिनोनिम। लेकिन जो 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 4 3-3 नंबर के, उसमें आपकी बहुत भूमिका होती है ना। यदि ग्रामर आपकी अच्छी हो, मीन्स आपका नरेशन बनाना अच्छा हो, आपका सिंथेसिस अच्छा हो, इसमें से ये वाला टॉपिक जो है सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? और साथ ही साथ में इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको सेंटेंस दूसरा जो क्वेश्चन लिखना होता है, मतलब जो राइटिंग सेक्शन का जो 20 नंबर का है, जिसमें लेटर है, लेटर आपका 10 नंबर का है, और ऐसे आपका 10 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेटर भी गलत फॉर्मेट तो हमें पता होता, लेकिन जब या तो हम उसको अच्छी तरीके से रट लें, तो रटने वाली भी ये काम नहीं करने वाली है, क्योंकि परीक्षाओं में टॉपिक्स अक्सर चेंज हो जाते हैं। जो आपने फॉर्मेट तैयार किया लेटर का, तो उसमें सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, तो हर सब्जेक्ट पर आप कहाँ रट सकेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर सेंटेंसेस को अपने शब्दों में बनाना होता है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना जानते हो, या यूँ कहें कि एक नया वाक्य आपको बनाना आता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलने वाला है। ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको स्वयं सेंटेंस को क्रिएट करना होगा, मतलब वाक्य बनाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे बने, सिंपल सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कैसे बनेगा? जब आपको ये सेक्शन मजबूत होगा। ठीक है, उसके बाद जो ऐसे लिखते हो, 2-4 तरीके के जो टॉपिक्स हैं, पर तो आप याद कर लेते हो क्या, ऐसे या आर्टिकल। क्लियर? 2-4 आपने तो तैयार कर लिया, याद कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, टॉपिक्स यदि उनसे भी बाहर आ गया, तब फिर आपकी वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करती है। आपको टॉपिक पर, यदि नया टॉपिक है लेकिन उस पर नॉलेज तो है, लेकिन वाक्यों को कैसे, उनको उस बात को हम अपने शब्दों में बयां करें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना। पता चला कि आपने स्टार्ट किया पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में ही पहले शब्द से ही गड़बड़ कर दिया। कहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कहाँ पर आर्टिकल यूज़ करना है ना, कहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 के चारों टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए सबसे पहले काका, कि हम दरअसल पढ़ने क्या जा रहे हैं, है ना,
ताकि जब हमारा उद्देश्य हमें स्पष्ट होता है तो वो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। क्लियर? ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। डेफिनेशन की बात करें तो सिंथेसिस जो है यहाँ पे इज अलग हो गया है ना। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। सिंथेसिस क्या है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, उनको जोड़ना, है ना। या दूसरे शब्द में कहें टू कंबाइन या टू ज्वाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ न्यू सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाने की प्रक्रिया को ही सिंथेसिस कहते हैं। अब जब ये इनटू अ न्यू सेंटेंस, जब ये नया सेंटेंस बन जाता है तो कौन सा बनता है, किस टाइप का बनता है? नया सेंटेंस भी आपका सिंपल ही हो सकता है, वह इसके अलावा कंपाउंड भी हो सकता है, वह इसके अलावा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अर्थात जब दो से अधिक वाक्यों को, है ना, जोड़ करके हम एक नया वाक्य बनाते हैं तो तीन प्रकार के नए स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। एक एक करके हम इसको जानेंगे। तो पहला जो सेंटेंस आपका है बनेगा, यदि सिंपल बनेगा तो उसकी क्या खासियत है उसे जानेंगे। दरअसल सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब उसको कहते हैं जो कि क्या होती हो, चेंज होती हो, मतलब बदल जाने वाली क्रिया। दरअसल बदलती क्यों है? बदलती है ये क्रिया जब सब्जेक्ट का नंबर बदल जाए या टेंस बदल जाए तो वह फाइनाइट वर्ब क्या है, चेंज हो जाती है। जैसे लिखा है ही इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दो यू तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बदल गई ना। इसका मतलब है ये क्रिया किसके हिसाब से बदल रही है, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन। देखो यहाँ पर ही किस पर्सन का था, थर्ड पर्सन, नंबर क्या था, सिंगुलर। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, है ना। नंबर क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो प्रेजेंट टेंस है, यदि इसका टेंस भी चेंज कर दें तो ना तो आर आएगा ना इज आएगा, बल्कि क्या आने लगेगा, वाज या वर आने लगेगा, यदि हम टेंस इसका पास्ट कर दें। समझ गए ना। तो सिंपल ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, वह क्रिया जो कि बदल जाती है किसके अनुसार, या तो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, अर्थात बदलने वाली क्रिया एक हो। दूसरी, इसके अलावा उसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक होगा। तो एक सब्जेक्ट होगा किसके कॉम्बिनेशन में, एक प्रेडिकेट के साथ में। मतलब पूरा जो सिंपल सेंटेंस होगा वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा इसमें, और प्रेडिकेट एक ही होगा तो जाहिर सी बात है उसमें मेन वर्ब एक ही होगी, मतलब फाइनाइट वर्ब एक ही होगी। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है ही वेंट टू लखनऊ, लखनऊ, ओके, टू सी द जू। तो यहाँ पर कितनी क्रियाएं आप देख रहे हैं, टू सी एक क्रिया, सी माने देखना होता है, ये भी एक क्रिया है। दूसरी क्रिया कौन सी है, वेंट है। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें क्रियाएं तो दो हैं लेकिन बदलने वाली क्रिया सिर्फ एक है। क्यों? क्योंकि वेंट यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक यहाँ पर टेंस पास्ट है, और यदि हम प्रेजेंट कर देंगे तो यहाँ पर ही के साथ में इज एम आर का प्रयोग भी होने लगेगा। यदि आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में यहाँ लिखेंगे तो वेंट की जगह पर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। और सी यदि कर दें या ही कर दें तो यहाँ पर गोज हो जाएगा, दे कर देंगे तो गो हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ यही बदलेगी लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कैसे पहचानेंगे फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के साथ में सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके साथ में देखो कोई सब्जेक्ट आप नहीं देख रहे हैं, टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस में दो क्रियाएं तो हैं लेकिन एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? तो इसलिए सेंटेंस हमारा ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब यदि हम बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है ना। आप कह सकते हैं दो सेंटेंसेस सीधे सीधे इसमें होते हैं, और दो सेंटेंस जब एक साथ में मिलते हैं तो आप दोनों को सेंटेंसेस को अलग अलग सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दो सेंटेंसेस मिलकर के जब एक नया वाक्य बनेगा ना तब वहाँ पर उन सेंटेंसेस का नाम बदल जाएगा। उन्हें हम क्या कहने लगेंगे, उनको क्लास कहेंगे। लेकिन वो क्लासेस कैसे होंगी, वो दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लासेस होंगी, अर्थात
इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी। ठीक है, मतलब दोनों स्वतंत्र क्लासेस होंगी, कोई किसी पर निर्भर नहीं करेगा। बस होगा क्या उसमें, वो जुड़ी हुई होंगी, एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ी होगी किसी न किसी कनेक्टर के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इसमें 2 प्लस फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब जितनी क्लासेस होंगी, जितने भी सेंटेंसेस जुड़े हुए होंगे, जितने भी प्रिंसिपल क्लासेस जुड़े होंगी, है ना, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, क्या प्रिंसिपल क्लासेस। और जितनी प्रिंसिपल क्लासेस होंगी तो उसमें फाइनाइट वर्ब अलग अलग होंगी, है ना, उसके हिसाब से इक्वल रैंक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना, जैसे एंड, बट, सो आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं राम वेंट टू कानपुर एंड आई वेंट टू लखनऊ। तो यहाँ पर राम कानपुर गया, मैं कहाँ गया, लखनऊ गया। तो इसको सिर्फ क्या किया गया है, एंड से जोड़ दिया गया है। पहले वाले में क्या सब्जेक्ट कौन है, राम है, दूसरे वाले में कौन है, आई है ना, उसमें मेन वर्ब कौन है, वेंट है, वेंट, और उसमें कौन है, इसमें भी वेंट है। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब्स हो सकती हैं, है ना, और 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लासेस हो सकते हैं, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, किसकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें भी वही है, इसमें प्रिंसिपल क्लास एक होगी और दूसरी क्लास क्या होगी, सबऑर्डिनेट होगी। सबऑर्डिनेट क्लास को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास। कौन सी क्लास, डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि डिपेंडेंट जो क्लास होती है वह आश्रित है किस पर, प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है। इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लास को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, किसको, सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा, उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक क्या होगा, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगी, मींस डिपेंडेंट क्लास, बदल जाने वाली क्लास। जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें तो हमने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है ना, इट इज न्यू, ये कार कैसी है, नई है। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें सब्जेक्ट आई है, इसमें इट है, इसमें हैव वर्ब है, इसमें इज है। जब जोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। जब हम ये बोलते हैं, किसी से कहें कि मेरे पास एक कार है, तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। इसको समझने के लिए किसी दूसरे क्लास या सेंटेंस या पार्ट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा कहें विच इज न्यू, जो कि नई है ना, तो जब हम जो कि से कहेंगे कि नई है, तो कार भी हो सकती है, वॉच भी हो सकती है, या अन्य कोई चीज़ हो सकती है। तो ये जब हम पार्ट बोलते हैं विच इज़ न्यू, जो कि नई है, तो ऐसा लगता है कि ये बात अधूरी है, समझ रहे हैं। तो ये बात तभी क्लियर होती है जब इसके साथ में हम प्रिंसिपल क्लास को ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है जो कि नई है। अब ये बात ये अच्छी तरह समझ में आने लगी कि जो कि नई है, तो यहाँ पर नई या जो कि का जो मतलब है वो किससे है, कार से है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें 2 फाइनाइट वर्ब्स होंगी, एक प्रिंसिपल क्लास तो होगी ही होगी, है ना, और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। इसमें इंटरेस्टिंग यह है, जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी, तो सबऑर्डिनेट क्लास की 3 प्रकार की होती है। जो क्लास नाउन का काम करेगी उसको नाउन क्लास बोलेंगे, जो क्लास एडजेक्टिव का काम करेगी उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, जो एडवर्ब का काम करेगी उसको एडवर्ब क्लास हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लास का तो खैर एक ही प्रकार होता है, इसमें कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक है, अब बात कर लें हम कि यदि हमारा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस हैं, 2 सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, हम इसमें जोड़ते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, हम जीरंड का प्रयोग करते हैं।
पहली प्रक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा, है ना, एक दो वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाना। अब आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल आपके तीन हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, वह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसका जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वो कुछ इस तरह से समाप्त होता है, कर, करके या हुए, ठीक। और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका हिंदी का अनुवाद कैसे समाप्त होता है? कुछ इस तरह से, जैसे कि हुआ, है ना, या हुई, समझ रहे हैं। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, वैसे तो सारे के सारे पार्टिसिपल क्या काम, पार्टिसिपल काम क्या करता है? एडजेक्टिव का ही काम करता है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहीं ना कहीं हाफ एक्शन की भी बात होती है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, तो ये पूरी तरह से एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है। जैसे हम बात करें, सेंटेंस लिखा है आई हैव अ चेयर, तो आई हैव अ न्यू चेयर, यहाँ पर न्यू क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन, चेयर नाम के नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब हमने कहा आई हैव अ ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन कहाँ से आ गया? चेयर के पहले जो ब्रोकन है वो क्या है? ब्रेक का थर्ड फॉर्म है। और वो क्या काम कर रहा है? चेयर की विशेषता बता रहा है, कह रहा है कि जो कुर्सी है वो कैसी है? टूटी हुई है। तो देखो इसका अर्थ क्या निकला? हुई, है ना। तो हुआ या हुई, क्लियर। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते कब हैं, इसको समझना जरूरी है। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है, इनका प्रयोग करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते कब हैं, महत्वपूर्ण ये है। यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो सेंटेंस दिए गए हों सिंपल, और दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट हमारे क्या हों? सेम हो। यूज व्हेन सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, दोनों सब्जेक्ट्स, सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं आर द सेम, सेम हो। चेंज वन सेंटेंस फाइनाइट वर्ब, और एक सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है ना, उसको किस में बदल देते हैं? पार्टिसिपल में। प्रायः हम फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते हैं। कौन सी फाइनाइट वर्ब को? पहले वाले की। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग के द्वारा बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में जब दो सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। सब देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, है ना। दोनों सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। लेकिन जो एक्शंस होंगे क्या होंगे? वर्ब्स, वह क्या हो? डिफरेंट हो। लेकिन दोनों एक्शंस का जो टाइमिंग है ना, वह क्या हो? टाइमिंग गैप ना के बराबर हो। क्या हो? ना के बराबर हो। टाइमिंग गैप, है ना, क्या हो? ना के बराबर हो। जैसे मैंने कहा उसने शोर सुना, क्या सुना? शोर सुना, ठीक है। और वह क्या है? शोर सुना, और वह शोर सुनता है, और शोर सुन करके ही हर्ड द बेल, ही वेंट आउट। यहाँ क्या हो रहा है? उसने शोर सुना। अब जब शोर सुना तो तुरंत उसका एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ। शोर सुनने का रिएक्शन तुरंत हुआ, ना कि, है ना, बाद में, ठीक है, या पहले, क्लियर। उसका तुरंत एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। उसने शोर सुना, और शोर सुनने के तत्काल, मतलब शोर सुनते ही वह वहाँ से चला गया। इसी तरह से और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे उसने खिड़की खोली, उसने बाहर देखा। तो जैसे ही खिड़की खुलेगी तुरंत आप बाहर का वो व्यू देखेगा ना। तो यहाँ पर एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। या यूँ कहें कि
पहले एक्शन के कॉन्सिक्वेंस के रूप में दूसरा एक्शन हो रहा है। यदि देख खिड़की खोलने का काम ना हो तो दिखाई क्या पड़ेगा, कुछ नहीं दिखेंगे ना। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उसने क्या किया, उसको मुंह में रखा। तो टुकड़ा मुंह में तभी रखा जब उसने उठाया, और जब रोटी का टुकड़ा मुंह में जब उठाया तो उठाने के बाद तुरंत खाएगा। उसमें टाइमिंग ना के बराबर है। ये नहीं कि अब आपको 1 मिनट खाया 2 मिनट खाया, वहाँ काउंट नहीं किया जाएगा वो। मतलब कह सकते हैं आप ना के बराबर वहाँ पर समय लगता है। ठीक है, तो ये सब इस स्थिति में हम क्या किसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखो इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है। ही हर्ड द बेल ही वेंट आउट। उसने बेल सुनी, घंटी सुनी और वह बाहर चला गया। मतलब हेयरिंग द बेल, बेल सुनकर, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की फ्रेज यूज़ हो गई, जहाँ से सब ही हट गया। एक कॉमन थे, यहाँ पर ये आ जाएगा कॉमन जो थे। मेन वर्ब आपके मेन सब्जेक्ट के साथ में हो जाएगी, ही वेंट आउट। हेयरिंग द बेल ही वेंट आउट, घंटी सुनकर वह बाहर चला गया। ओके, सुनकर, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कैसे पहचानेंगे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर कर शब्द आ गया है ना। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, अब इनको हम पढ़ लेते हैं कि जो पार्टिसिपल के प्रकार हैं वो दरअसल कौन कौन से हैं। जो पहला प्रकार है कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके इसको बनाते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ सब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कर या, है ना, कर या करके, है ना, या हुए, हुए शब्द भी आ जाता है। ठीक है, जैसे हुए का हम प्रयोग कब करेंगे, जैसे हमने कहा दे सा द, दे सा ग्रैप्स, उन्होंने क्या देखा, ग्रैप्स देखे। दे वर हैंगिंग, है ना, हैंगिंग इन बंचेस, उन्होंने क्या देखे, अंगूर देखे। और वो क्या कर रहे थे, अंगूर वो बंचेस में मतलब गुच्छों में लटक रहे थे। तो अब यहाँ पर जो दे है, ये दे है और ये सब्जेक्ट अलग हो गया, और यहाँ पर जो दे आ रहा ना, यहाँ पर जो दे है वो व्यक्तियों के लिए, उन्होंने देखा। लेकिन दे वर हैंगिंग, यहाँ पर व्यक्ति नहीं लटक रहे थे, अंगूर लटक रहे थे। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर ये दे किसके लिए यूज हुआ है, ये जो आपका इस वाक्य का क्या है, ऑब्जेक्ट है, वही यहाँ पर क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। तो इस स्थिति में पहले की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अब यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में नहीं करेंगे हम, बल्कि ठीक इसी के बाद में करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे सा ग्रैप्स हैंगिंग, हैंग को हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, हैंगिंग इन बंचेस, मतलब उन्होंने अंगूरों को, है ना, देखा गुच्छों में लटकते हुए। उन्होंने अंगूर को देखा गुच्छों में लटकते हुए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका हम प्रयोग कब करते हैं, यह कैसे बनता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। किस फॉर्म से, थर्ड फॉर्म से। क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसका मतलब है पास्ट पार्टिसिपल भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, है ना। अभी हमने चेयर वाला एग्जाम्पल लिया था, इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आई फाउंड द पेन इट वॉज लॉस्ट, मुझे पेन मिल गया। कौन सा पेन, है ना, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। मतलब मुझे कौन सा पेन मिला, खोया हुआ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर नाउन के पहले यूज़ कर लेंगे। तो क्या बनेगा, आई फाउंड द लॉस्ट पेन, मुझे खोया हुआ पेन मिल गया। ठीक है, लॉस्ट वुंडेड, घायल। जैसे आई सा अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड, मैंने एक क्या देखा, सैनिक देखा। सैनिक कैसा था, घायल था। क्या था, घायल था। मतलब जिस सैनिक को आपने देखा वो कैसा था, घायल था। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, आई सा अ वुंडेड, है ना, सोल्जर। क्या, सोल्जर। अब यहाँ पर वुंडेड क्या है, वुंड से बना हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। और ये क्या काम कर रही है, सोल्जर नाम के नाउन की विशेषता बता रही है। इसलिए
यहाँ पर ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्लियर। और दूसरा तरीका क्या है, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल के अलावा यदि हम किसकी बात करें, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कैसे बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका, परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो कैसे बनता है, हैविंग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। इसका जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या निकलेगा, के बाद। इसका क्या अर्थ निकलना चाहिए, के बाद। कभी कभी हैविंग प्लस बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऐसा क्यों, जब पैसिव वॉइस सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे हमको लिखना है, क्या लिखना है, हाँ एक बात और, इसका हम प्रयोग किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कब करते हैं, जब बाकी चीज़ें तो हमारी सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके यूज़ में। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब यूज़ करते थे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता था, है ना, जब हमारा सब्जेक्ट सेम होता था, सब्जेक्ट सेम होता था, वर्ब डिफरेंट होती थी, है ना, लेकिन जो टाइम गैप है, टाइम गैप वो क्या होती थी, नो के बराबर, क्या होती थी, नो के बराबर। लेकिन जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जब इसमें ये अलग हो, सब्जेक्ट तो आपके सेम होंगे, वर्ब भी यहाँ इसकी तरह क्या होंगे, डिफरेंट होगी, लेकिन जो टाइम गैप है वो ना के बराबर, मतलब नो नहीं बल्कि क्या होगी, सफिशियंट होगी, मतलब पर्याप्त समय होना चाहिए। अर्थात जो पहला एक्शन हुआ उसके बाद जो दूसरा एक्शन तभी होगा जब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। जैसे हमने कहा उसने खाना खाया, वह स्कूल गया, तो खाना खाने का काम जब पूरा हो जाएगा ना तभी वो स्कूल जाएगा। तो है तो व्यक्ति वही, एक्शन भी अलग अलग हैं इनके, लेकिन दोनों एक्शन में टाइमिंग का पर्याप्त गैप देखने को मिलेगा। खाना खाता है व्यक्ति तो खाने के बाद हो सकता है वो दो एक मिनट आराम करे, अन्य कोई चीज़ और कोई भी काम करे उससे जुड़ा हुआ, कोई आ गया तो उससे बात किया, कुल मिलाकर के खाना पूरी तरह से उसने समाप्त कर लिया है, तो ये समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद हो सकता है तुरंत तत्काल चला गया हो, मिनट 2 मिनट में चला गया हो सकता है घंटे 2 घंटे बाद गया हो, सॉरी। तो इस तरह से दूसरा एक्शन तभी होता है जब पहला एक्शन पूरी तरह से क्या है, समाप्त हो गया। जैसे उसने खाना खाया, वह स्कूल चला गया, मतलब क्या होगा, खाना खा लेने के बाद वह स्कूल गया था, है ना, मतलब हैविंग, हैविंग हो गया, प्लस टेकन हिज फूड, हैविंग हैविंग टेकन हिज फूड, ही ही वेंट टू स्कूल। तो हैविंग प्लस टेकन आ गया ना, आपका क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। ठीक है, कभी कभी परफेक्ट पार्टिसिपल के में हम हैविंग के बाद में सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लिख करके क्या लिखते हैं, बीन का भी प्रयोग करता है, कब, जैसे पैसिव सेंटेंस यदि हो हमारा, जैसे लिखा है द थीप, द थीप डाइड, ही was beaten by the पुलिस। अब यहाँ पर हम कैसे क्या बात करेंगे, पुलिस ने उसको पीटा था चोर को, वो मर गया, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हैविंग
बीन बीटन बाई द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा पीटे जाने के बाद द थीफ डाइड, चोर क्या हुआ, मर गया। तो यहाँ पर वाज बीटन आया, वर्ब वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है सेंटेंस हमारा क्या था, पैसिव, इसलिए हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा तरीका है सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो क्या है, बाय नॉमिनेट यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब ये कैसे क्या है समझते हैं। अभी तक हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, है ना, या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, वहाँ पर हम उनका प्रयोग कब करते थे, जब सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट हमारे सेम होते थे। लेकिन यहाँ पर सब क्या होगा, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। ओके, क्या होंगे, अलग होंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, बल्कि वे अलग होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, मतलब ये जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाउन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी है, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद में हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, अर्थात नाउन या प्रोनाउन प्लस क्या, पार्टिसिपल। ठीक है, अब पार्टिसिपल आवश्यकता अनुसार कोई भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, अगली क्लास का प्रयोग करते हैं, फॉलोड बाई मेन क्लास। समझते हैं सेंटेंस सेंटेंस के माध्यम से। जैसे लिखा है, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, सैनिक आ गए, मॉब क्या है, डिस्पर्स हो गई। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सब्जेक्ट सोल्जर, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मॉब है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारी क्या है, डिफरेंट है, समझे, लेकिन जो क्रियाएं हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग गैप की बात नहीं हो रही है कि उसमें टाइम गैप है कि नहीं है, बात हो रही कि सब्जेक्ट सेम नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग है। इसलिए अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करके बनाएंगे, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनेगा, हमें पता है कि ठीक उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाएंगे, अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, लेकिन पार्टिसिपल से पहले एक सब्जेक्ट को हम न्यूट्रल कर देंगे। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, सोल्जर्स है, दूसरा मॉब है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड मतलब आने के बाद, द मॉब डिस्पर्स्ड। अब यदि इसको ना लिखें, सोल्जर्स को ना लिखें, क्या ना लिखें, सोल्जर्स ना लिखें, सीधे लिखें हैविंग अराइव्ड, तो आने के बाद भीड़ क्या है, डिस्पर्स हो गई, भीड़ वहाँ से चली गई। तो भीड़ के आने के बाद भीड़ नहीं चली गई, आने का काम किया है सोल्जर्स ने ना, तो हमें उनको लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो एक्शन हुआ है किसके द्वारा हुआ है, सोल्जर्स के द्वारा हुआ है, तब जा करके उसके कॉन्सिक्वेंस में परिणाम स्वरूप दूसरा काम हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, अभी आपने पढ़ा। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले क्या आ गया, सोल्जर्स आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो सोल्जर्स नाम का सब्जेक्ट है वो हैविंग नाम की क्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है, अर्थात ये सब्जेक्ट जो है वो क्या फ्री है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मतलब नॉमिनेटिव मतलब क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ना वो नॉमिनेटिव है, लेकिन नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, फ्री। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो क्या है, फ्री है, ठीक है, वह क्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा है। क्रिया हैविंग के जगह पर हैजिंग नहीं हो जाएगा, या कोई अन्य चीज़ नहीं होने लगेगी। मीन्स वैसे तो सब्जेक्ट का काम क्या होता है, वो क्रिया के नेचर को प्रभावित करता है, इज है तो आर कर देगा, आर है तो एन, इस तरीके से भी चेंज करता रहता है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर यह इसको नहीं चेंज कर पा रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे हम।
तो द सोल्जर्स आर हैविंग अराइव द मॉब डिस्पर्स, मतलब सैनिकों के पहुंचने के बाद, क्या आया इसका अर्थ निकला, के बाद। यही तो हमारा उद्देश्य था, है ना। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का भी अर्थ निकल रहा है के बाद, लेकिन आने का काम कौन किया, सैनिक। भीड़ तितर बितर हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस विथ नाउन और जीरंड, अगला जो हमारा तरीका है एक सिंपल, दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने का। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का। किसके साथ में, नाउन या जीरंड के साथ में। जैसे प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं, इन स्पाइट ऑफ, ऑन, आफ्टर, बाई, ये सब। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ऑन का मतलब क्या होता है, पर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद। बाई का मतलब क्या है, से। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही इज पुअर, ही, यहाँ पे वाज कर दीजिए, ही वाज पुअर, ही वाज रेस्पेक्टेड, है ना। अब यहाँ पर वो गरीब था, उसका सम्मान हो रहा था। तो गरीब था इसलिए नहीं, गरीब था इसका मतलब ये गरीबी सम्मान का कारण नहीं है। गरीबी मतलब यहाँ दिखा रहा है कि सम्मान, गरीब तो था लेकिन उसके बावजूद भी, मीन्स कंट्रास्ट शो कर रहा है कि उसका सम्मान होता था। गरीब था फिर भी वो सम्मानित था, लोग उसका सम्मान करते थे। तो कंट्रास्ट शो करने के लिए हिंदी में कहेंगे आप, गरीब होने के बावजूद। तो क्या निकल के आ रहा है, बावजूद शब्द आ रहा है। तो बावजूद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, है ना। क्या, इन स्पाइट ऑफ। तो अब हम इसको जब बनाएंगे, जो वाज है यहाँ पर, वाज को हम जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते थे, इस एम आर वाज वर्ग को, तो किस में चेंज कर देते थे, बीइंग में, है ना। तो अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, क्या, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। हमने क्या यूज़ किया, इन स्पाइट ऑफ। जब हमने इन स्पाइट ऑफ का यूज़ किया तो यहाँ पे वर्ड क्या रहा है, लास्ट में ऑफ। और हमें पता है कि ऑफ हो या फॉर हो के बाद यदि वर्ब आती है तो वह हमेशा किस फॉर्म में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। तो क्या बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। तो वाज को हमें क्या बनाना है यहाँ पर, बीइंग, और ऑफ के बाद में तो आईएनजी आता ही, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पूरी हो रही है। तो वाक्य बन जा रहा है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, मतलब गरीब होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, ही वाज रेस्पेक्टेड। बाकी हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, इसी तरह से ऑन हेयरिंग द न्यूज़ सी फेंटेड, समाचार सुन करके, मतलब इसको यदि हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ही हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना, सॉरी ही नहीं सी है, तो सी फेंटेड, फेंटेड, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गई। तो यदि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर सी है कॉमन मिल रहा है ना, तो बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, हेयरिंग, हेयर को क्या कर देंगे, हेयरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर, और बाकी इसको कामा के बाद में उतार लेंगे, सी फेंटेड, समाचार सुनकर वह बेहोश हो गई। लेकिन हमको यूज़ करना है जीरंड। क्या यूज़ करना है, जीरंड। तो आपको पता है जीरंड क्या है, जीरंड क्या है, जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, लेकिन ये काम कैसे करती है, यूज्ड एज नाउन, नाउन का काम करती है ना। किसका काम करती है, और जब इसका हिंदी में अनुवाद निकालेंगे तो कुछ इस तरह से ना, नी, है ना, या ने आदि से इसकी, इसका एंड होता है। ठीक है, तो जब हम प्रीपोजिशन को जीरन के साथ में जोड़ देते हैं, मतलब पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जोड़ देंगे, तो इसका अर्थ निकलेगा, है ना, ऑन हेयरिंग द न्यूज़, सुनने के बाद, हेयरिंग सुनकर नहीं, सुनने के, ऑन हेयरिंग सुनने के बाद, क्या, समाचार, वह मूर्छित हो गई, समाचार सुनते ही वह बेहोश हो गई, मतलब समाचार सुनने के बाद,
सुनने, ऑन हेयरिंग सुनने या सुनकर या सुनते ही वह बेहोश हो गई। अब यहाँ पर हेयरिंग पार्टिसिपल नहीं बल्कि क्या बन चुकी है, जीरन बन चुका है, क्योंकि इसके साथ में क्या है, ऑन का प्रयोग हो रहा है और है ना, यहाँ पर ये नाउन के रूप में यूज हो रही है। समाचार सुनते ही वो बेहोश हो गई। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिनिशिंग वर्क ही वेंट आउट, अपना काम पूरा करने के बाद वह बाहर चला गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट, मतलब आफ्टर फिनिशिंग वर्क ही वेंट आउट। यहाँ पर मेन वर्क कौन है, फाइनाइट वर्क कौन है, वेंट आउट है। और यहाँ पर पूरा करने के बाद, ने के काम खत्म करने के बाद, पूरा करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया और फिनिशिंग क्या है, जीरंड हो गया। तो यहाँ जीरंड के साथ क्या यूज़ हुआ, जीरंड के साथ में क्या हुआ, प्रीपोजिशन। ठीक है। बाई वर्किंग हार्ड, उसी तरह से मेहनत करके, मेहनत करने के द्वारा, मेहनत करने के द्वारा या मेहनत के द्वारा वह सफल हुआ। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के साथ में क्या लगा है, प्रीपोजिशन। तो ये क्या भाव निकाल रहा है, नाउन का, मतलब जीरंड का। ठीक है, यहाँ पर भी जीरंड का प्रयोग हुआ है। अभी तक यहाँ पर हमने जीरंड तो समझा है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग अभी नहीं हो सका है किसका, नाउन के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। ही बॉट इट, है ना, फॉर 10 रुपीज़, क्या, रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ करेंगे, नाउन के साथ में। तो क्या हो जाएगा, कैसे बना सकते हैं इसको, ही बॉट क्या, अ पेन। ही आपका कॉमन था, लिख गया। बॉट, बॉट बॉट कॉमन है, लिख गया। ही बॉट अ पेन, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसकी जगह पर यहाँ क्या था, इट, हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं, आ पेन लिखा है। कितने में ख़रीदा था, फॉर 10 रुपीज़। कितने में, फॉर पेन को ख़रीदा फॉर 10 रुपीज़, क्या, रुपीज़। तो क्या बना, अब यहाँ प्रीपोजिशन किसके साथ में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर नाउन के साथ, पेन 10 रुपीज़। तो ये सेंटेंस कैसे बन गया, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ निकलता है ना, नी, ने, मतलब जीरन की तरह। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, मतलब मेन वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा, और मेन वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन ये बताता क्या है, पर्पस बताता है, क्या बताता है, पर्पस, उद्देश्य, है ना। सोर्स पर्पस या रिजल्ट, उद्देश्य बताता है या हमारे परिणाम को। जैसे ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, ही इज़ टू टायर्ड, वो बहुत थके हुए हैं, टू वर्क, कैसे, काम करके, है ना। ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क, मतलब काम करने से बहुत थके हुए हैं, है ना, काम अब उनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है। शी वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर, वह दिल्ली गई, कहाँ गई, दिल्ली, टू सी हर सिस्टर, क्या करने के लिए, अपनी बहन से मिलने, क्या है, ने, दिल्ली गई क्यों, मिलने, और पर्पस क्या है, मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, इन्फिनेटिव का। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन सिंगल वर्ड होता है, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन ये इस, ये जो नाउन के साथ में प्रीपोजिशन साथ साथ में जब उस यूज हों, है ना, क्या, नाउन के तत्काल बाद क्या आ जाए, फ्रेज आ जाए, और ये फ्रेज क्या करे, इस नाउन को एक्सप्लेन करे, के बारे में एक्सप्लेन करे, उसका शीर्षक, शीर्षक बताए या उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, तो हम क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन, मतलब नाउन के पास में क्या, फ्रेज का होना क्या कहलाता है, फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन के साथ में फ्रेज या फ्रेज के साथ में क्या, नाउन। ठीक है, कि दशा को हम क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन,
क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन या नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये क्या काम करती है, क्लेरिफाइज करती है, एड्स इंफॉर्मेशन या अतिरिक्त जानकारी देती है अबाउट दी नाउन, किसके बारे में, नाउन के बारे में। जैसे पहले क्या यूज होगा, नाउन, फिर फ्रेज इन अपोजिशन और फिर कामा, फिर मेन क्लास। ठीक है, जैसे सेंटेंस कोई दिया गया है, जैसे हम लिख लेते हैं कोई वाक्य, मिल्टन वाज अ फेमस क्या, पोएट, ही वाज ब्लाइंड। अब यहाँ पर मिल्टन क्या है, नाउन है, और अ फेमस पोएट यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। अब इनको क्या करें, हम इसको हटा दें, इसको साथ में रखते हैं। क्यों, क्योंकि इस नाउन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ये वाली फ्रेज। तो जब हम इसको इसके साथ में रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मिल्टन अ फेमस पोएट। अब यहाँ पे कामा लगा देंगे, यहाँ कामा लगा था, यहाँ भी लगा देंगे, ये जरूरी है। मतलब फ्रेज यदि बीच में आ रही है तो हमको फ्रेज के पहले भी और फ्रेज के बाद भी कामा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ही की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, मिल्टन। ठीक है, तो मिल्टन यहाँ लिखा ही है, उसको एक्सप्लेन करती हुई उसकी फ्रेज भी है, तो हमको आवश्यकता है मेन वर्ब की, क्या लिख देंगे, वाज ब्लाइंड। मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि क्या थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, अनिल माई, अनिल कामा माई फ्रेंड, तो इसी के साथ में रखी है क्या, माई फ्रेंड नाम की ये फ्रेज। फ्रेज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। वर्ड हम किसको कहते हैं, जो सिंगल वर्ड होता है, सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेकिन फ्रेज क्या होती है, इसमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, किसमें, फ्रेज में। ओके, उसको क्या कहते हैं, फ्रेज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वाक्यांश। लेकिन ये फ्रेज किसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, नाउन को। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, चाहे तो फ्रेज को पहले लिख सकते हैं। जैसे पहले वाला सेंटेंस था मिल्टन अ फेमस पोएट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, अ फेमस क्या, पोएट, कौन, मिल्टन, क्या, मिल्टन वाज क्या, ब्लाइंड, फुल स्टॉप। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब क्या काम करता है, या तो वर्ब की विशेषता बताता है, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, कौन, एडवर्ब, है ना। अब जो एडवर्बियल फ्रेज होगी, फ्रेज क्या होती है, अभी बताया आपको कि शब्दों का वो समूह, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, फ्रेज, जिसमें प्रीपोजिशन हो सकते हैं, नाउन हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना उसमें बाध्यकारी नहीं होता है ना। तो ऐसी फ्रेज जो क्या काम करती हो, एडवर्ब का काम करती हो, अर्थात वो किसी वर्ब की विशेषता बता रही हो, एडजेक्टिव की विशेषता बता रही हो, है ना, या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रही हो, तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। ठीक है, जब ये एडवर्बियल फ्रेज जो होती है वो क्या क्या बताती है, मैनर को बताती है, टाइम को, रीजन को, डिग्री को, इन सब चीज़ों को या सब कंडीशन को बताती है। जैसे सी थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया, मी किसको, मुझे, लेकिन कैसे, स्वीटली। तो ये स्वीटली किसको वेरीफाई कर रहा है, थैंक को, और थैंक क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर जो स्वीटली वर्ड है ना, वो किसके लिए आया है, थैंक के लिए, ना कि मी के लिए। है तो इसके पास में, लेकिन ये असर किसको कर रही है, थैंक को, और थैंक क्या है, वर्ब। तो वर्ब को प्रभावित करने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। कैसे पहचाना एडवर्ब, यहाँ पर दरअसल ज़्यादातर जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनमें हम एल वाई जोड़ करके क्या है, एडवर्ब को बना लेते हैं। तो स्वीट यहाँ पर क्या था, एडजेक्टिव था, और उसमें क्या जोड़ दिया, एल वाई जोड़ दिया, तो स्वीटली हो गया। अब यह है ना, द मैंगो इज स्वीट, यहाँ पे स्वीट तो लिखा है, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर मैंगो की विशेषता बता रहा है। मैंगो क्या है, नाउन। अब यहाँ पर तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। लेकिन आप जब इसमें एल लगा देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि स्वीटली एडवर्ब हो गया, तो वो वर्ब को उसको जो है मॉडिफाई करना है। ठीक है, चले दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही पास द एग्ज़ाम, उसने क्या किया है, एग्ज़ाम को पास कर लिया है। सी पास द एग्ज़ाम,
क्विकली, उसने पास किया परीक्षा को। कैसे? क्विकली, शीघ्रतापूर्वक पास किया। कैसे पास किया? शीघ्रतापूर्वक, मतलब पास नाम की क्रिया को यहाँ पर क्विकली, क्विक का क्विकली बना हुआ है ना। ये एडवर्ब क्या कर रही है? वेरीफाई कर रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन के द्वारा। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन की विशेषता बताता है। तो हम करते क्या हैं, कभी कभी एक सेंटेंस बोल देते हैं किसी के बारे में, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एडिशनल विशेषता बतानी होती है, दूसरे वाक्य में लिखते हैं। तो ऐसा ना करके जब हम एडजेक्टिव को एक ही वाक्य में लिखना हो हमें, तो क्या करेंगे, उस जिसकी विशेषता बता रही है, जिस नाउन की, प्रोनाउन की, उसके साथ में हम उसको लिख देंगे। जैसे सी इज़ क्लेवर गर्ल, है ना। सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ क्लेवर, तो सी इज अ गर्ल एक हुआ वाक्य। सी इज क्लेवर, अब क्या हुआ यहाँ पर? क्लेवर। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा वाक्य हमने क्लेवर को ऐड करने के लिए यूज़ किया था, मतलब उस लड़की की विशेषता बताने के लिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज़ अ क्लेवर गर्ल, क्योंकि हमने नाउन के पहले क्या किया, उस वर्ड को उठा के रख दिया। तो ये अभी क्या काम कर रहा है, उस नाउन की विशेषता बताने लगा। तो हमने बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन, मतलब दो वाक्यों को, है ना, दो, एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक ये और ये वाक्य, इनको हमने मिला दिया एक में। तो दो क्रियाओं का होना, दो सब्जेक्ट का होने का झंझट खत्म हो गया। सीधे हमने क्या लिखा, सी एंड सी कॉमन, सी लिख दिया, इज एंड इज कॉमन लिख दिया। अब फिर यहाँ पर क्लेवर, जब सब्जेक्ट हट गया, इज हट गया, तो बचा क्या, एडजेक्टिव, और वो क्या काम कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो गर्ल के पहले रख दिया। ओके। जब जो दो एडजेक्टिव होंगे तो हम क्या करेंगे उसको, है ना, या नाउन होंगे उनको क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। जैसे एक वाक्य लिखा है, सी टुक कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी पी। सी टुक बिस्किट्स, है ना। अब बिला वजह हम इसको दो अलग अलग वाक्यों में बोल रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेम है, एक्शन भी सेम है, सिर्फ क्या करना है, दो नाउन अलग अलग हैं। तो हम क्यों ना इसको एक ही साथ में लिख देंगे। सेम सब्जेक्ट है, सी टुक सेम है, टोक क्या लिया, कॉफ़ी, एक नाउन, और एक दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, एंड बिस्किट्स, वाक्य बन गया। और इस तरीके से वाक्य में सिर्फ एक फाइनाइट बची, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल एक रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हेयरिंग द बेल, सुनकर, घंटी सुनकर, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सा अ वुंडेड सोल्जर, हमने देखा, तो क्या देखा, जो मैन था वो कैसा था, वुंडेड था। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। अगले वाक्य में, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना अपना काम पूरा करने के बाद वह सो गया। तो सोया कब, जब पहला काम पूरा हो गया। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि काम तो पूरा उसी ने किया, वही सोया है, सब्जेक्ट सेम है, एक्शन डिफरेंट है, लेकिन पहला काम के पूरा होने के बाद ही दूसरा काम हो रहा है, इसलिए पर्याप्त समय है। और जब पर्याप्त समय होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। ओके। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, जिसमें सब्जेक्ट को, पहले सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, न्यूट्रल। जैसे द रेन हैविंग स्टॉप्ड, हैविंग क्या है, हैविंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, क्योंकि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ में द रेन आया है। तो अब यहाँ पर रेन जो है ये सब्जेक्ट है, इसके वर्ब को प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये जब सब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाए, ये तो उस, या फ्री हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है। द रेन इज हैविंग स्टॉप्ड, मतलब बारिश रुकने के बाद वी लेफ्ट, हम बाहर गए। बारिश रुकने के बाद हम गए, दो सब्जेक्ट सेम अलग अलग हैं, है ना। और जो दूसरा एक्शन हो रहा है, पहले एक्शन के परिणाम स्वरूप हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला है प्रीपोजिशन प्लस जीरंड या नाउन। जैसे वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के द्वारा, मेहनत करने के द्वारा हुआ जीत गया। तो यहाँ पर ये जीरंड हो जाएगा, और ये जीरंड के साथ में क्या है, बाई प्रीपोजिशन है। फिर इन्फिनेटिव क्या करता है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। ये क्या काम करता है, ये उद्देश्य बताने का काम करता है। इसका हिंदी में अर्थ नानी ने आता है। तो देखो यहाँ पर, ही वेंट टू स्टडी, वह गया क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए।
तो यहाँ पर क्रियाएं तो दो हैं, वेंट है और स्टडी है, लेकिन यहाँ पर ये जो वेंट है वो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसके साथ में सब्जेक्ट है, और टू स्टडी क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। कौन सी, इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसका अर्थ हिंदी में जब हम निकालते हैं तो नानी से समाप्त होता है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा है अपोजिशन। क्या है, अपोजिशन। जैसे नाउन के साथ में हम फ्रेज को जब रखते हैं या फ्रेज के साथ में नाउन को रखें तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपोजिशन। जैसे दिल्ली यहाँ पर क्या है, नाउन है, और दिल्ली को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, द कैपिटल। तो द और कैपिटल दो शब्द हैं, तो दो शब्द हैं इसलिए इसको हम फ्रेज कहेंगे। लेकिन ये फ्रेज क्या काम कर रही है, पहले आने वाले नाउन की विशेषता, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रही है कि दिल्ली कौन, द कैपिटल, राजधानी इज बिग, क्या है, बड़ी है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे सी थैंक्ड मी स्वीटली, उसने धन्यवाद दिया, कैसे धन्यवाद दिया, बहुत ही मीठे स्वर में उसने मुझे धन्यवाद दिया। एडजेक्टिव या कंजंक्शन है ना का प्रयोग जो है, सी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल नाउन है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ओके, और अब इसकी एक्सरसाइज की बात करें यदि हम थोड़ा सा, जैसे यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करें और फिर बनाएं, क्या करना है इसमें, यूजिंग पार्टिसिपल, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या परफेक्ट हो, आवश्यकता के अनुसार हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर, ही हर्ड द बेल, उसने बेल को सुना, घंटी सुना, वो बाहर चला गया। सब्जेक्ट हमारा सेम है, क्रियाएं डिफरेंट हैं, लेकिन वो बाहर गया तो कब गया, तुरंत सुनकर गया, मतलब टाइम गैप ना के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके। तो हम पहले वाले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। हर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हेयर, उसमें हमें क्या जोड़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, आईएनजी, हेयरिंग हो गया, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम उतार लेंगे, द बेल। तो इस तरीके से इसमें ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। कौन सी फ्रेज, जिसमें पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल फ्रेज। उसके बाद कामा लगा दिया और फिर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको उतार लेंगे, मतलब अगले सेंटेंस को उतार लेंगे। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत थी इसलिए यस कैपिटल था, लेकिन अब यहाँ पर जब लिखेंगे तो यस कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि अब ये इस वाक्य के अंदर का पार्ट है और ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है ना। आई होता तो कैपिटल ही लिखते, लेकिन ही है तो यहाँ पर स्मॉल लिख देंगे। अब उसके बाद में फाइनाइट वर्ब हम यूज़ करेंगे, मतलब मेन वर्ब। ही वेंट आउट, हेयरिंग द बेल, घंटी सुनकर वो बाहर चला गया। ठीक है, अब इसको यदि बनाएं क्या हो जाएगा, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा किया। सी लेफ्ट द ऑफिस, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका तो सेम है ना, क्रियाएं क्या हैं, अलग हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान ध्यान देना इसमें कि उसने अपना काम पूरा किया है, तब वो ऑफिस को उसने छोड़ा, अर्थात ऑफिस से गई है। अब वो काम को छोड़ते छोड़ते नहीं चली गई, या छोड़कर, मतलब आप देख रहे हैं कि जब ऑफिस से गई होगी, लेफ्ट किया होगा उसने ऑफिस को, तो उसका काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है ना। मतलब पहला काम पूरी तरह से जब समाप्त हो गया है, तब उसने दूसरा काम किया है। और जब पर्याप्त समय होता है दूसरे काम के बीच में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं यूज़ होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और चूंकि सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस में है, इसलिए हम कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला एक्शन फिनिश्ड है ना, तो इसको हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बनाने जा रहे हैं क्या, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट कौन सा है, पार्टिसिपल। तो हैविंग क्या बन गया, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, ओके, हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा, बाकी ये सब्जेक्ट हमारा कॉमन था, यहाँ क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर लिखा होता सीता और यहाँ लिखा होता सी, ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखते, सीता लिखते। अब चूंकि दोनों जगह पर सी है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, है ना, कॉमन सब्जेक्ट है, एक बार लिख देंगे सी। और अब इसके साथ में मेन वर्ब हम ले आएंगे, क्या हो जाएगा, लेफ्ट, है ना, द ऑफिस। अब इसका अर्थ निकालेंगे हिंदी में, तो क्या हो जाएगा, अपना काम पूरा करने के बाद उसने ऑफिस को लीव किया, मतलब छोड़ दिया, अर्थात वो ऑफिस से गई। तो कब गई, अपना काम पूरा करने के बाद,
तो यहाँ पर पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसका हिंदी में अर्थ निकल रहा है के बाद, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखो क्या है, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। सोल्जर्स आए, सैनिक, और भीड़ क्या है, चली गई। तो यहाँ पे सोल्जर्स सब्जेक्ट है और यहाँ पर मॉब सब्जेक्ट है। इट मीन्स सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, है ना, क्रियाएं तो डिफरेंट हैं ही, समझे। तो जब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पहला वाला, सोल्जर्स, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, मतलब इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सैनिकों के आने के बाद जो भीड़ है वो डिस्पर्स हो गई, तितर बितर हो गई। ओके। अब अभ्यास के लिए कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस, आप बनाओ इसको, क्या बनेगा, द गेस्ट्स अराइव्ड, द गेस्ट्स अराइव्ड, है ना, अतिथि आ गए। द पार्टी स्टार्टेड, सब्जेक्ट सेम, मतलब यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे, पहला सब्जेक्ट द गेस्ट्स लिख लिया नाउन। अब हमें क्या लिखना है, पार्टिसिपल। तो यहाँ पर चूंकि अराइव्ड स्टार्टेड, है ना, एक काम के बीच में दूसरे काम का मतलब जब हुआ तो टाइमिंग है, तो हम हैविंग प्लस क्या लिखेंगे, हैविंग, द गेस्ट हैविंग अराइव्ड, ओके, द पार्टी स्टार्टेड मतलब क्या है, अतिथियों के आने के बाद, द गेस्ट हैविंग अराइव्ड द पार्टी स्टार्टेड। चाहे तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते थे, आफ्टर अराइविंग, आने के बाद, है ना, आफ्टर अराइवल, सॉरी अराइविंग नहीं, आफ्टर द अराइवल ऑफ गेस्ट्स, अतिथियों के आगमन के बाद। तो वहाँ पर आफ्टर के साथ में अराइवल लगाएंगे तो क्या यूज़ हो जाएगा, प्रीपोजिशन विद नाउन हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसलिए हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को न्यूट्रल कर दिया, अर्थात एब्सोल्यूट कर दिया, मीन्स फ्री कर दिया। उसके बाद में दूसरे पार्ट, है ना, लिखा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में, नाउन और जीरंड के साथ में। जैसे ही वॉज पुअर, ही वॉज पुअर, ही वॉज रिस्पेक्टेड, उसने क्या किया, वो गरीब था, ही वॉज पुअर, ही वॉज रिस्पेक्टेड, वह गरीब था, उसका सम्मान हो रहा था। अब वही विरोधाभासी चीज़ है, क्या करेंगे हम, के बावजूद, तो के बावजूद के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। अब ऑफ लग गया है तो अब जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आपके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इज एम आर किस, इज एम आर वाज वर, सब किसके फॉर्म से, बी के, है ना। इसलिए यहाँ पर बी फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हमको क्या लगाना है, आईएनजी। क्यों, क्योंकि आपके बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। ठीक है। अब देखो, जब प्रीपोजिशन ऑफ के बाद में बीइंग आ गया तो ये क्या काम करने लगा, जीरंड का काम, इन स्पाइट ऑफ बीइंग। और तो जब जीरंड का काम कर रहा है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, नानी ने, मतलब गरीब होने के बावजूद, ही वॉज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता था या उसका सम्मान हुआ। इस वाक्य को बनाएं, सी फिनिश्ड हर मील, उसने अपना खाना पूरा कर लिया, वह, सी वेंट आउट फॉर वॉक, बाहर चली गई टहलने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन विद क्या पढ़ रहे हैं, नाउन और जीरंड पढ़ रहे हैं ना, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। तो अब हमें क्या करना है इस वाक्य में, सी फिनिश्ड हर मील, उसने काम अपना पूरा कर लिया। सी वेंट आउट फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए बाहर निकल गई। तो चाहे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है, सी एंड सी, क्रियाएं क्या हैं, अलग हैं, टाइमिंग क्या है, पर्याप्त है। तो ऐसे बना सकते हैं क्या, हैविंग, मतलब पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग
फिनिश्ड, समझे, हैविंग फिनिश्ड हर मील, अपना खाना पूरा करने के बाद। सी वेंट आउट फॉर अ वॉक, अपना खाना, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क मील, अपना खाना खाने के बाद वह बाहर चली गई। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, अर्थ वही है, लेकिन हमसे कहा गया है कि आपको यूज़ करना है नाउन या प्रोनाउन के साथ में, नाउन या जीरन के साथ में प्रीपोजिशन। तो उस हिसाब से हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, के बाद के लिए क्या आता है प्रीपोजिशन, आफ्टर, और आफ्टर हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, आफ्टर सी फिनिश्ड हर मील, आफ्टर, और आफ्टर के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग हर मील सी वेंट आउट फॉर अ वॉक, वह ढल गई। तो आफ्टर मतलब पूरा करने के बाद, फिनिशिंग वर्ब की एनजी फॉर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जीरन, आफ्टर क्या हो गया प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन किसके साथ यूज़ किया कर रहे हैं, जीरन के साथ में, ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। आगे बढ़ें, अब हम क्या करेंगे इसको, यूजिंग इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्पज बताने के लिए या रिजल्ट बताने के लिए। जैसे शी वेंट टू दिल्ली, कहाँ गई, दिल्ली, शी वांटेड टू सी हर सिस्टर, वो अपने बहन को देखना चाहती थी, तो क्या बन जाएगा, क्या करने गई, कौन गया, सी सेम था ना, वही गई ना, कहाँ गई, वेंट दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली, अब वो क्या करना चाहती थी, देखना, तो इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हटा ही देंगे। उसके बाद में टू सी, ये उद्देश्य बताने के लिए हम यूज़ कर लेंगे टू सी हर सिस्टर, समझे, तो ये बन गया। यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, टू सी मतलब इन्फिनिटिव, कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, ना नी, जैसे वो दिल्ली गई क्या करने, अपने बहन से मिलने गई। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, इसको यदि हम, शी वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर, अब वो अपने बहन से मिलने दिल्ली गई। इसको दूसरा वाक्य आप अपने आप बनाएंगे, प्रयास कीजिए, चलें। ही स्टडीज़ हार्ड, वो क्या करता है, बहुत ही मेहनत करता है। ही वांट्स टू पास द एग्ज़ाम, वो पास करना चाहता है एग्ज़ाम को, मतलब वो मेहनत करता है, मेहनत का उद्देश्य क्या है, टू पास, पास करना, क्या, परीक्षा को। बनाइए क्या बनेगा, ही स्टडीड स्टडीज़ हार्ड, वो बड़ी मेहनत करता है, काहे के लिए, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, अनावश्यक है ना, सब्जेक्ट लिखा ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब उद्देश्य को हम नोट कर लेंगे, सॉरी ये हो चुका है, टू पास द जाम, ठीक है, बन गया, वह मेहनत करता है क्या करने के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए। नेक्स्ट है आपका यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, वही नाउन के साथ में फ्रेज का प्रयोग करना है। अनिल इज़ माई फ्रेंड, अनिल यहाँ पे नाउन है, माई फ्रेंड क्या है, फ्रेज है, ये फ्रेज क्या कर रही है, इस नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं, और तो इस फ्रेज के पहले और फ्रेज के बाद कॉमा लगा देंगे, सेपरेट कर देंगे, और बाकी अनिल इज़ अ टीचर, ये प्रिंसिपल क्लास आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ओके, कंबाइन करें इस वाले वाक्य को, तो देखो यहाँ पर क्या है, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई क्या है ना, वित्तीय राजधानी है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, ये क्या है, बिग सिटी है। तो यहाँ पर ये जो बिग सिटी है वो कौन है, मुंबई, और मुंबई क्या है, द फाइनेंशियल कैपिटल है। तो हमको एक ये फ्रेज मिल रही, एक ये फ्रेज मिल रही है, ये दोनों फ्रेजेस क्या कर रही हैं, इस नाउन की एक्सप्लेन कर रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नाउन के पास में किसी एक फ्रेज को लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या लिखेंगे, मुंबई। अब पहले वाली को ही उतारेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे, मुंबई कौन, द फाइनेंशियल, है ना, कैपिटल, कौन, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, कामा लगा दिया, यहाँ कामा यहाँ कामा। अब चूँकि मुंबई यहाँ पर आप लिख चुके हैं, ज़रूरत नहीं है, द कैपिटल, यहाँ पर इस नाउन को एक्सप्लेन करने वाली आपकी ये फ्रेज़ है,
तो इस नाउन के अपोजिशन में, अपोजिशन मतलब साथ में, तो नाउन के अपोजिशन में आपने इस फ्रेज का प्रयोग कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको प्रेडिकेट लिख देना है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सम क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि इसी के बारे में आपको इधर बताना है। तो जो चीज़ बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये मुंबई द कैपिटल है ना, द फाइनेंशियल कैपिटल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज अ बिग सिटी, ठीक है। यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके भी सेंटेंस को बना लेते हैं। सी थैंक्ड मी, उसने क्या किया, मुझे धन्यवाद दिया। सी थैंक्ड मी स्वीटली, कैसे, स्वीटली, है ना। तो आपको पता है एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, किसको वेरीफाई करते हैं, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। तो उसने धन्यवाद दिया कैसे, स्वीटली। तो यहाँ पर आपने इस सेंटेंस को सिंपल बना दिया है ना। दो सेंटेंसेस को की जगह पर आपने एक लिख दिया, है ना। अर्थ वही है, आपने क्या किया है, यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग किया है, इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सी थैंक्ड मी, है ना, कैसे, स्वीटली, और आपका पहले से एडवर्ब यहाँ पर यूज़ था। अब इनको इसी तरह से कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, ही पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम को पास किया। कैसे पास किया, क्विकली, ही पास्ड द एग्ज़ाम, ही पास द एग्ज़ाम, यहाँ तक सेम था, ही पास्ट, पास्ट। यहाँ पर इट किसके लिए था, एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम सीधे क्या नोट कर रहे हैं, पास द एग्ज़ाम, इट की ज़रूरत नहीं, फिर इसको उतार दें, क्या, क्विकली, क्विकली पहले से है, मतलब एडवर्ब हमको पहले से मिल रहा है। क्या बनेगा, ही पास द एग्ज़ाम क्विकली, उसने शीघ्रतापूर्वक इम्तहान को क्या किया, पास किया। फिर यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन, सी इज़ क्लेवर, वह क्या है, क्लेवर है, ये एडजेक्टिव है। सी इज़ अ गर्ल, वह क्या है, लड़की है। तो हम कह सकते हैं एक वाक्य में, सी इज़ अ क्लेवर गर्ल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उस नाउन को आपने बताया है जिसमें आप जिसके बारे में आप पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो क्लेवर है। ओके, तो जब चर्चा कर चुके हैं अर्थात उस नाउन की विशेषता बताया आपने पहले, तो उस विशेषता बताने वाले शब्द को हम उस नाउन के पहले लिख सकते हैं। तो जब पहले लिख देते हैं तो ये इसको क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। क्या हो गया, वो समझदार लड़की है। ही टुक टी, ही टुक बिस्किट्स, इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने चाय ली, किसने, आपने, क्या किया, टुक, ग्रहण किया, किसने, आपने ग्रहण किया। ये कॉमन है ना, लिख लो, ही, सब्जेक्ट कॉमन, कॉमन, ही, वर्ब कॉमन, कॉमन, टोक, क्या बचा, एक नाउन, दूसरा नाउन। तो दो नाउन या दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ही टुक टी एंड बिस्किट्स, क्या, बिस्किट्स बन गया, ही टुक टी एंड बिस्किट्स, उसने चाय और बिस्किट लिया। चलिए ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर जो है अभ्यास कर लिया है, और आगे हम इस टॉपिक पर जो है और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, उनको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।